क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है 2n पाई, और पाथ डिफरेंस n लैम्डा का, और उसके अंदर 2n प्लस 1 पाई और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। एक और बहुत अच्छा सुपरपोजिशन का ही एक पार्ट है स्टैंडिंग वेव्स। किया है आप लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स कभी? एक इंटरफेरेंस होता है और एक क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स कब बनती है, कोई बता पाएगा क्या? कब बनती है स्टैंडिंग वेव्स? जब दो सिमिलर वेव्स एक दूसरे के ऑपोजिट में आती हुई एक दूसरे से सुपरपोजिशन करती है, तो उसमें क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव। क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव। और जब वेव एक दूसरे के ही डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है, इंटरफेरेंस। और अगर ऑपोजिट में आती है तो क्या होता है, स्टैंडिंग। लिखिए स्टैंडिंग वेव्स। पहले हम लोग सारे डेरिवेशन कर लेते हैं। स्टैंडिंग वेव्स के साथ ही हम उसका भी करा दें, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप का, ठीक। दोनों का डेरिवेशन एक साथ हो जाएगा। एक तो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्प्रिंग, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव्स ऑन एन ऑर्गन पाइप विथआउट एंड करेक्शन। एंड करेक्शन वाला अपन कल ही कर पाएंगे, आज इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो स्टैंडिंग वेव्स में लिखे, स्टैंडिंग वेव्स लिखे, when two similar waves traveling in opposite direction meet, when two similar waves traveling in opposite direction meet, ब्रैकेट में, और सुपर इम्पोज देन स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड। इसके अंदर अपन आज बेसिक पढ़ेंगे, फिर सोनोमीटर, रेजोनेंस ट्यूब, एंड करेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, 1 2 3 दिन यही चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडिंग वेव का कोई फॉर्मूला बता पाएगा क्या? क्या होता है, 2a cos kx sin ओमेगा टी, या sin kx cos ओमेगा टी? दोनों में से कोई भी हो सकता है क्या? cos kx कब होता है? अच्छा, ये नहीं पता है। अच्छा देख, अब वो बोल रहा है कि सर स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हो सकता है 2a cos kx sin ओमेगा टी। हम बोल रहे हैं कि 2a sin kx cos ओमेगा टी। क्या ये नहीं हो सकता है? दोनों में से कोई भी हो सकता है। कौन सा कब होगा? ये किसी ने पढ़ा है क्या? 2a sin kx cos ओमेगा टी, ये पढ़ा है क्या? एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। क्या ये पढ़ा है क्या? ये भी पढ़ा हुआ है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है? ये नहीं पता, ठीक है ना। क्यों पढ़ेंगे, अपने को एनसीईआरटी पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। चलिए अपन देखते हैं कि क्या बात हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, जैसे अपन ने इंटरफेरेंस किया था दोनों। देखो, मान लीजिए एक वेव है y1 इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी, और एक वेव है y2 इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। क्या ये दोनों सिमिलर वेव है? बिल्कुल। इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, के भी सेम है, के भी सेम है, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है। ये जा रही है लेफ्ट में और ये जा रही है राइट में। तो दोनों ऐसे ऐसे करके आई और दोनों क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, या सॉरी सुपर इम्पोज कर रही है। तो इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो क्या होगा बेटा, y1 प्लस y2। y1 प्लस y2 करते हैं तो y1 कितना है, a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस a sin kx माइनस ओमेगा टी। अभी जो ये कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा sin kx
प्लस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका फॉर्मूला बोलो तो साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 उस दिन सिखाया था ना। तो आओ आगे बढ़ते हैं। साइन, अच्छा सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई 2 के एक्स प्लस के एक्स 2 के एक्स ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी खत्म 2 के एक्स बाई 2 सिर्फ के एक्स। तो देखो यहाँ पे के एक्स आ गया। अब कॉस क्या होगा फिर, कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 तो के एक्स माइनस के एक्स खत्म ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी अपॉन में टी सिर्फ ओमेगा टी। तो ये क्या आ गया 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि जब भी दो ऐसी वेव ली जाए जिसमें के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखा हुआ है और के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो उसमें जो स्टैंडिंग वेव्स बनती है वो कैसी बनती है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब साइन के साथ क्या आता है के एक्स आता है। कब आएगा साइन के साथ के एक्स, जब के एक्स प्लस ओमेगा टी होगा और के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा। तो इन दोनों इंडिविजुअल वेव से ये वाली वेव बन रही है। इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों वेव्स के बराबर है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। लेकिन ये वेव देखो समय के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों? एसएचएम क्या होता है ए साइन ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी, और वेव क्या होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब वो एक्स में आगे भी बढ़ती है। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको बताया था, जैसे अपन ने पिछले बार इंटरफेरेंस भी किया था, तो ये क्या है 2a साइन के एक्स क्या है बताइए। हाँ, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग। आप इसको समझना अच्छे से। ये क्या है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑन अ स्ट्रिंग। देखो एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? अबे कर रहा है ना, ए साइन के एक्स है, एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब हर पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, है ना। इसीलिए एक पार्टिकल ऐसे एम्पलीट्यूड करता है, एक ऐसे 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 करता है। जो पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड होगा ही नहीं उसको अब हम बोलते हैं नोड। जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम होगा उसको अब हम बोलते हैं एंटी नोड। और ये जो वेव है ना, इसमें ओमेगा टी है, माइनस के एक्स नहीं है, तो ये जो वेव है वो आगे नहीं बढ़ती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है स्टैंडिंग वेव। सही है ना। अब हम एक और स्टैंडिंग वेव आपको दिखाते हैं। मान लीजिए बेटा y1 बराबर है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक वेव है y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक काम करते हैं अपन, y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 कर देते हैं। दोनों अगेन क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है। ये किधर जा रही है राइट में, ये किधर जा रही है लेफ्ट में। देखो दोबारा करते हैं, y बराबर a कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो ये a हो गया, ये b हो गया, साइन a प्लस बी बाई 2। देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, और के एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ गया साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं बेटा, अब क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को माइनस करोगे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, के एक्स माइनस के एक्स कितना हो जाएगा 2 के एक्स अपॉन में 2 केवल के एक्स। तो ये भी एक स्टैंडिंग वेव है। तो y इक्वल्स टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी, दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग वेव, दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग वेव। तो याद रखना, अगर cos के एक्स आएगा तो उसमें जो दो वेव्स का इस्तेमाल किया गया है वो है ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला, और अगर साइन के एक्स आएगा तो उसमें जो यूज किया गया है वो है के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी। जनरली आपके जो एग्जामिनेशन में आएगा
वो यही वाला आएगा, ठीक है ना। ये वाले रेयरली आए हैं, मतलब आए नहीं हैं अभी तक, सही बात है ना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि अगर ये स्टैंडिंग वेव्स है तो बताइए वो दो कौन सी स्टैंडिंग वेव्स है जिससे ये, सॉरी, वो दो कौन सी वेव्स है जिससे ये स्टैंडिंग वेव को प्रोड्यूस किया गया है। बहुत ईजी है, हमारे जो वेव्स का एम्पलीट्यूड होगा वो इस स्टैंडिंग वेव के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के आधा होगा। मतलब ये जो स्टैंडिंग वेव है ये ऊपर भी ए तक जाएगा और नीचे भी ए तक जाएगा, सही बात है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड तो ए ही होगा। अगर cos kx है इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर साइन के एक्स है इसका मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी नोट्स बनेंगे, इसके अंदर भी नोट्स बनेंगे, ठीक है ना। नोट्स क्या होता है ये वाला अपने को नहीं करना है, ठीक है ना, हम इसी को लेके डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। इसके जहाँ जहाँ नोट्स बनेंगे वो उसके एंटी नोट्स बन जाएंगे, इसके जहाँ जहाँ एंटी नोट्स बनेंगे वहाँ पे इसके क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। आप चेक करके देखना। नोट्स क्या होता है बेटा, नोट्स वो पार्टिकल होता है, मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब 2a sin kx को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एंटी नोड मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब sin kx को +-1 होना पड़ेगा। +1 मतलब प्लस और -1 मतलब नीचे की तरफ, ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव्स कुछ ऐसे बनती है, स्टैंडिंग वेव्स कुछ ऐसे बनती है। ये एक स्ट्रिंग है, अपन अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये दो पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और इन सारे पॉइंट्स का ओमेगा सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है। जब ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, जब ये ऊपर जाने लगता है तब ये भी ऊपर जाने लगता है, लेकिन ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाएगा, फिर ये इस तरीके से जाने लगता है, ठीक है ना। अगर हम मोटा मोटा बनाएं तो ऐसे बनेगा, कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जब ये नीचे आने लगते हैं तो ये भी नीचे आने लगता है। तो स्टैंडिंग वेव्स कुछ इस तरीके से बन जाता है ना। तो सबका एम्पलीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे स्टैंडिंग वेव्स आपको दिख जाएगी, ये मान लीजिए ऐसे करके है ना, ये ऐसे करके मैंने इसके गए तो हाँ ऐसे करके गलत उतार दो। जैसे ये है ना, देखो मैंने ये फिक्स कर दी, ये फिक्स कर दिया, दोनों फिक्स पॉइंट है, तो ये कभी ऊपर नीचे नहीं आ सकते, तो ये नोट्स बन गया, ठीक है ना। देखना स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, 100% बनेगी। देख बनी स्टैंडिंग वेव्स, देख एम्पलीट्यूड, देख ऑक्सीलेट भी कर रहा है लेकिन ये आगे नहीं जा पा रहा, इससे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। आप देखो इससे इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, देखना ये देख, इसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो एनर्जी इसके बीच ही फंस के रह चुकी है। ये देख बिल्कुल एम्पलीट्यूड कर रहा है ना, जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे ये नीचे जा रहा है। और बीच वाले का देखना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और जैसे ये वाले आते जाएंगे एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, देखना है ना। ये देख सही है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है ना। अगर हम यहाँ भी एक पॉइंट लगा पाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर बनता है, लेकिन ऐसा अपन कर नहीं पा रहे, ठीक है ना, वो दूसरी बात है। सो ये भी स्टैंडिंग वेव्स है, ये भी स्टैंडिंग वेव्स है। हर पॉइंट, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, क्योंकि देखिए के एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। जब के एक्स मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसको हम बोलेंगे नोड। जब के एक्स मिनिमम होगा या कि 0 तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0, सॉरी, इसको अब हम बोलेंगे एंटी नोड और इसको अब हम बोलते हैं नोड। आपके सिलेबस में यही आएगा, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए, क्या पता अगर आ गया तो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो साइन के एक्स बनता है स्टैंडिंग वेव में, अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो कॉस के एक्स बनता है, ठीक है ना। जल्दी से इसको आप एक मिनट हेडिंग ऐसे लिखिएगा, लिखिए ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, क्योंकि अपन अभी ये पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, है ना।
चलो जल्दी से कर लो। और मेरे अकॉर्डिंग कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना स्टैंडिंग वेव में, वो है उसकी डेरिवेशन, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। ये संडे है ना आपका टेस्ट? SHM ज़्यादा SHM ही आ रहा है, वेव बहुत कम दिया है मैंने, ये तो दिया ही नहीं है स्टैंडिंग वेव्स वगैरह। अभी देखते, हो सकता है हम पेपर चेंज कर दे, है ना। और कितना होली खेलिए रे तू। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो आ सकता है नीट में, 110% ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नीट में आ सकता है। ये स्टैंडिंग वेव दिया है, इसके कंपोनेंट्स बताने। सबसे पहले तो बताओ क्या होगा, kx माइनस ओमेगा टी होगा या ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा? kx माइनस ओमेगा टी हो गया, क्योंकि साइन के साथ क्या आ रहा है,
kx आ रहा है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कब कौन सा वेव इक्वेशन बनेगा। आ गया क्या सबका? बताओ तो कंपोनेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0.2 कितना होगा? सॉरी कितना होगा? 0.2। इसका मतलब ये कैसे लिखा हो बेटा? आप इसको ऐसे लिख लो, y इक्वल्स टू 2a साइन kx कॉस ओमेगा इंटू टी। सबसे पहली बात तो ना तो k चेंज होता है ना ही ओमेगा चेंज होता है, ना ही k चेंज होता है ना ही ओमेगा चेंज होता है। तो मेरे पास जो वेव्स होगी वो जरूर होनी चाहिए y1 इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी और y2 बराबर होना चाहिए a साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो देखो ना तो k चेंज हो रहा है ना तो ओमेगा चेंज हो रहा है, बस एम्पलीट्यूड यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है। और स्पीड अगर आपको निकालनी होगी ना तो इससे भी आप स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड क्या होता है? t का कोएफिशिएंट अपॉन में x का कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट ओमेगा, x का कोएफिशिएंट k। तो सारी चीज़ें यहीं से निकल जाएंगी। सबसे पहले तो हम दो वेव बना के दिखाते हैं। वो दो वेव जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुई है वो वेव है 0.2 साइन 0.5x माइनस 30t और एक वेव होगी y2 इक्वल्स टू 0.2 साइन 0.5x प्लस 30t, है ना। इस क्लास में बैठा ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको ये बात ना पता हो, सही बात है ना। तो अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब इन दोनों से ही ये बना होगा, सही बात है, एकदम इजी। जो क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता था वो परेशान करने वाला है नहीं। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 0.2। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है मिलीमीटर या मीटर, अपन मिलीमीटर ही ले लेते हैं, थोड़ा या सेंटीमीटर भी ले सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे मिलीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ओमेगा बराबर निकालेंगे, अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कितनी हो गई बेटा? 30 हो गई। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये हो जाएगी 30/2 पाई। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो ये हो जाएगा 2 पाई/30। अगर आपको वेव नंबर या आपको लैम्डा निकालना है इसका तो k बराबर 0.5। लैम्डा होता है कितना? k होता है 2 पाई/लैम्डा 0.5। इसका लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा? 2 पाई/0.5। सारी चीज़ें इससे निकल सकती है। इसकी स्पीड निकालनी है, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी ओमेगा जो कि है 30 अपॉन में k कितना है? 0.5। कितना आ जा रहा है ये? 60। तो यह आ जा रहा है 60, जो भी है मीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, सब हमने को पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बनने वाली वेव का हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पूरी की पूरी वेव ही निकाल सकते हैं, उसके कुछ भी पार्ट सब कुछ अपन फाइंड कर सकते हैं। जल्दी कर लीजिए। जल्दी लिखे इसको, जल्दी लिखे। और ये सब आपका बेस बनेगा ऑर्गन पाइप के लिए। अगर आपको ये वाला जो हम डेरिवेशन करने वाले इसके बाद अगर आपको ये आ गया ना तो आर्गन पाइप में आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। एक वो सेम फॉर्मूला है आर्गन पाइप में, है ना। NV/12 2n+1 V/4L, एकदम सेम टू सेम, सब कुछ सेम। आर्गन पाइप भी दो टाइप के होते हैं, क्लोज आर्गन पाइप एंड ओपन आर्गन पाइप। जल्दी कर लीजिए बेटा। इस वीक में हमें वो भी खत्म करना है ना, यूनिट एंड डायमेंशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो यंग्स मॉड्यूलस वाला। फिर नेक्स्ट वीक में अपन वो ख़त्म कर देंगे फ्लूइड और उसके साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट नोट डाल के लिखे, नोट नंबर 1। क्या? हाँ, नहीं, स्ट्रिंग में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ऑर्गन पाइप में डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेशर। यही पूछना जाता है ना ऑर्गन पाइप वाला, उसमें प्रेशर
और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जब प्रेशर मिनिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, जब प्रेशर मैक्सिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। आज हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना, और एंड करेक्शन वगैरह सब आएगा। नोट में लिखिए, सबसे पहला वाला नोट लिखिए इन स्टैंडिंग वेव्स, और ये सब नोट आपको याद होना चाहिए। इन स्टैंडिंग वेव all the particle vibrate with same amplitude, all the particle vibrate with same amplitude, all the particles vibrate, sorry, all the particles vibrate with same frequency, है ना, गलत वो बोल दिया, all the particle vibrate with same frequency, मतलब एक ही समय में सब ऊपर जाते हैं, एक ही समय में सब नीचे आते हैं, बट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, है ना, बट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, डिफरेंट एम्पलीट्यूड क्यों है बेटा, क्योंकि एम्पलीट्यूड खुद ही डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट्स हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड। Points having maximum amplitude are called antinode. Points having maximum amplitude are called antinode. Are called antinodes, and that with zero amplitude nodes, and that with zero amplitude nodes। यार ये सब तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखे, at any instant the phase difference between two particles, at any instant the phase difference between two particles, the phase difference between two particles can be 0 or pi। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके टेस्ट में आ सकता है, कैन बी 0 और पाई, ठीक है ना। उसके नीचे ये डायग्राम, इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 0 है ही नहीं। इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। इसके नीचे एक और लूप बनेगा, वो भी क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। सही बात है ना। तो इन दोनों के बीच में पाई, इन दोनों के बीच में पाई, इन दोनों के बीच में 0, एक और नीचे आएगा, इन दोनों के बीच में होगा 0। तो किसी भी समय पर पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 हो सकता है या तो पाई हो सकता है। अगर टेस्ट में आ गया कि फेज डिफरेंस π/3 है, इसका मतलब दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। या तो 0 होगा या तो पाई होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखे in a single time period, each particle simultaneously मतलब एक साथ, simultaneously cross their mean position, each particle simultaneously cross their mean position लिख लिया ना, रुक जाओ, डैश टाइम्स, इसको फिल इन द क्लैप्स करो, 2 टाइम्स, क्योंकि 1 टाइम पीरियड का मतलब क्या है, जहां से शुरू किया वही वापस आ जाएगा। एक बार तो नीचे जाएगा, नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा। तो एक बार तो नीचे क्रॉस करेगा मीन पोजीशन पे, जब पहली बार क्रॉस करेगा तब t/2,
जब दोबारा नीचे आएगा तो पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन पोजीशन को कितने बार क्रॉस करेगा एक टाइम पीरियड में? 2 बार, ये भी आ सकता है, ठीक है ना, 2 टाइम्स, ठीक है ना, या ट्वाइस। नेक्स्ट अ वेरी सिंपल पॉइंट कि ये एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। नेक्स्ट लिखे, these waves do not transmit energy in the medium. These waves do not transmit energy in a medium. Provided A1 equals to A2. ठीक है, प्रोवाइडेड A1 इक्वल्स टू A2। चलो सब मिलके अब नोड की पोजीशंस निकालते हैं कि नोड कहाँ कहाँ हो सकता है। वैसे आपको पता होगा बेटा नोड कहाँ कहाँ मिलता है, बताइए। 2 नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? अरे 2 नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? कितनी? λ/2। और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? λ/4। मान लीजिए हमें नहीं पता है ना, क्योंकि बहुत जन होंगे जिनको नहीं पता है। तो देखो स्टैंडिंग वेव्स क्या मिल गई, 2a sin kx cos ओमेगा टी, है ना। अपन यही स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे, cos kx sin ओमेगा टी अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं, ठीक है ना। 2a sin kx, अगर आप IIT में होते तो हम उससे भी कराते हैं। 2a sin kx cos ओमेगा टी, ये एम्पलीट्यूड है बेटा। नोड्स कोई लिखेगा नहीं, पहले डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। नोड्स का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड 0। एम्पलीट्यूड 0, इसका मतलब 2a sin kx को 0 होना है। 2 तो 0 नहीं हो सकता, a भी 0 नहीं है, तो किसको 0 होना पड़ेगा? sin kx। तो एम्पलीट्यूड को 0 होने के लिए sin kx को क्या होना पड़ेगा? 0। sin kx कब कब 0 होता है? एक तो 0 पे ही होता है, उसके बाद कब होता है? पाई पर होता है, फिर कब होता है? 2 पाई पर होता है, फिर कब होता है? 3 पाई पर होता है, फिर 4 पाई पर होता है, और ऐसे करते करते कब होगा? n पाई पर होगा। आप चेक कर सकते हो साइन को 0 होने के लिए ऐसे होना, ये साइन कर्व है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे करके 0 होता है। ये π/2 होगा, ये 3 π/2 होगा, ये 5 π/2 होगा, वो 7 π/2 होगा। चलो x निकालते हैं कि ये पता है आपको क्या होता है? 2 π/λ। क्या होता है? 2 π/λ। ये 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 π/λ, ठीक है ना, एक करके दिखा देते हैं। 2 π/λ बराबर पाई, पाई से पाई कट गया, x कितना आ गया? λ/2। इसको करके दिखा देते हैं, हाँ एक करके दिखा देते, छोड़, x इंटू 2 π/λ बराबर 2 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से पाई कट गया, x बराबर कितना आ गया? लैम्डा, या फिर 2λ/2, इसके अंदर 3λ/2, इसके अंदर 4λ/2, या इसके अंदर nλ/2। सही है ना। तो x बराबर इन पॉइंट्स पर हमें क्या मिलेगा? नोड मिलेगा। x बराबर इन पॉइंट्स पर हमें क्या मिलेगा? नोड बनेगा। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेरी रस्सी है, स्ट्रिंग है, कहाँ कहाँ नोड्स बनेगा बेटा? सबसे पहले तो x बराबर 0 पर नोड बनेगा, उसके बाद कहाँ नोड, ये समझ आया ना, λ/2, 2λ/2। आपको यहाँ पे k को क्या रखना है? 2 π/λ, उससे ये सारे निकल जाएंगे। उसके बाद नोड कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, λ/2 पर क्या बनेगा? पहला नोड। उसके बाद क्या कहाँ बनेगा? लैम्डा पर बनेगा। उसके बाद कहाँ बनेगा? 3λ/2 बनेगा। उसके बाद कहाँ बनेगा? 2λ पर बनेगा। उसके बाद कहाँ बनेगा? 5λ/2 पर बनेगा। मान लो रस्सी खत्म हो गई, तो ये वाली वेव कुछ ऐसे बन जाएगी। और ये सारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? जो मैंने डॉट डॉट करके बना है, ये नोड्स है। 5th हार्मोनिक है ये। कौन सी हार्मोनिक है? 5th हार्मोनिक है। और कौन सी वो है? एक फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड, फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन मतलब 4th हार्मोनिक। तो ये 4th ओवरटोन है और 5th हार्मोनिक है। तो ये बन जाएगा नोड 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 नोड। अच्छा, एंटी नोड कहाँ बनेगा?
ये बनेगा बेटा क्या, एंटी नोड। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये भी नोड। एंटी नोड कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अच्छा एंटी नोड देखो बिल्कुल बीचों बीच में बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4। उसके बाद कितना बन जाएगा बेटा, लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे एक और एंटी नोड है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। उसके बाद एंटी नोड यहाँ बन जाएगा, देखो ये कितना है 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 अगर करोगे 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने को एंटी नोड मिलता जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इसको रब करते हैं, हम एंटी नोड भी निकाल के दिखाते हैं, फिर एक साथ हम स्ट्रिंग पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये क्या है, ये एक्स क्या है, बहुत जन को यही पता नहीं होता एक्स क्या है। ये स्ट्रिंग की डिफरेंट पोजीशंस है। स्ट्रिंग की जब स्ट्रिंग शुरू होगी तो नोड, जब स्ट्रिंग की दूरी लैम्डा बाई 2 होगी फिर एक नोड, जब स्ट्रिंग की दूरी लैम्डा होगी फिर एक नोड मिलेगा, जब स्ट्रिंग की दूरी 3 लैम्डा बाई 4 होगी 2 होगी एक और लैम्डा, एक और नोड मिलेगा, जब स्ट्रिंग की दूरी स्टार्टिंग से लेके 2 लैम्डा होगी एक और हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, एक और पॉइंट मिलेगा जो बिल्कुल भी एम्पलीट्यूड नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट अपन निकालते हैं बेटा एंटी नोड। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, एंटी नोड। एंटी नोड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसके लिए साइन के एक्स को प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा। प्लस माइनस 1 क्यों, क्योंकि एंटी नोड ऊपर भी बन रहा है, एंटी नोड एक नीचे भी बन रहा है। अब साइन प्लस माइनस 1 कब होगा, देख एक तो हो जाएगा पाई बाई 2 पर, माइनस 1 कब होगा 3 पाई बाई 2 पर, फिर कब होगा 5 पाई बाई 2 पर। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 5 पाई बाई 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होते जाता है। तो हम एंटी नोड निकालते हैं, तो के एक्स क्या क्या हो सकता है बेटा, के एक्स हो सकता है सबसे पहले तो पाई बाई 2, देखो पाई बाई 2, फिर माइनस 1 कब हो रहा है 3 पाई बाई 2, फिर प्लस 1 कब होगा 5 पाई बाई 2, फिर माइनस 1 कब होगा 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। कब तक हो जाएगा बेटा ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे n किससे शुरू करेंगे, आपको पता है 0 से शुरू करेंगे। अगर आपको n को 1 से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे -1 लगाना, ठीक है ना। वैसे जनरली हम याद रखते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 और मेरा काम निकल जाता है। याद रखना है n को 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि बेटा ये पाई से स्टार्ट हुआ है। अगर आप यहाँ -1 रखोगे तब जाके 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बी केयरफुल। वैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब x निकालते हैं बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा, पाई से पाई कटा, ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 4, कितना हो जाएगा लैम्डा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। हम एक करके दिखा देते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा बराबर पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया लैम्डा बाई 4। तो यह आ जाएगा बेटा लैम्डा बाई 4, मतलब पाई बाई 2 के जगह लैम्डा बाई 4। ये कितना आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, ये कितना आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 4, सो ऑन 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। बट अगेन बी वेरी केयरफुल, n को 0 से रखोगे, ठीक है ना। आप यहाँ तो n को, यहाँ भी n को 0 से रखोगे और यहाँ भी n को 0 से रखोगे। अगर आपको n को 1 से रखना है तो मेक इट 2n माइनस 1, जैसे कि 2 माइनस 1 1 आ जाए, ठीक है ना। यहाँ ये ध्यान रखना, जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम डायग्राम भी बनाते हैं। और प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, अगर आपको ये याद नहीं है देन वेव्स आपको छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे इतने डिटेल में कराने के लिए टाइम नहीं है अपने पास, बट स्टिल अपन करेंगे। फंडामेंटल टोन फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक। अब अपन इन सब चीज़ों को करेंगे। सही है ना, इसको 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा ना पाई बाई 2 लैम्डा बाई 4, बिल्कुल सही है।
अरे खुद ये खुद से लिखना, ठीक है ना, तभी फ्रूटफुल होगा। खुद से लिखिए आप इसको। तो नीट का फॉर्म वगैरह नहीं आया क्या? अभी टाइम है ना, 4 महीने बाकी है क्या अभी? फिर मेरे ख्याल से अप्रैल में, जून में आएगा फॉर्म, जून अगस्त 1 तारीख को एग्ज़ाम करा देंगे। ये पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि जेईई मेंस भी तो हो रहे हैं ना, पोस्टपोन कभी भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। सबने लिख लिया है, लिखो। अरे चुप हो जा। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसका जो फॉर्मूला निकलेगा ना सेम ओपन ऑर्गन पाइप वाला निकलेगा। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिए, सेम फॉर्मूला एज ओपन ऑर्गन पाइप। हम ओपन ऑर्गन पाइप के लिए भी कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे, पर रिवीजन के लिए काम में आएगा। सेम फॉर्मूला एज ओपन ऑर्गन पाइप। आप खुद ही समझ जाओगे जिन्होंने ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए 2-2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जिनको थोड़ा आता है ये। वैसे तो आता तो क्या ही होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्ट्रिंग क्या है बेटा, दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से फिक्स है। तो सबसे जो पहला डायग्राम बन सकता है ना वो बेटा ये वाला बनेगा। देखो सबसे पहला डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहे हैं हम जिससे कि अपने को जगह मिले। सबसे पहला डायग्राम ये बनेगा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल टोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, ये पहली हार्मोनिक है। बहुत जन इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन, सही है ना। स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है बेटा, L। यहाँ पे एक नोड बनेगा, यहाँ पे एक नोड बनेगा, यहाँ पे एक एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे एक एंटी नोड बनेगा। तो फर्स्ट हार्मोनिक में दो नोड्स होते हैं और एक एंटी नोड होता है। याद हो गया? बताइए तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी, λ/2, क्योंकि आपको याद है ना पहला नोड कहाँ पे होता था, x बराबर 0 पर, और दूसरा नोड कहाँ पे होता था, x बराबर λ/2 पर। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ कर देते हैं। L बराबर कितना आ गया बेटा, λ/2। तो λ बराबर कितना आ गया, 2L। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, λ बराबर 2L। अब अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी याद है बेटा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन में आपकी फ्रीक्वेंसी, सही बात है ना, क्योंकि 1/t बराबर क्या, सॉरी 1/t बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर v अपॉन में लैम्डा, ठीक है ना। किसका यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर v अपॉन में लैम्डा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हो जाएगी बेटा v अपॉन में लैम्डा, मतलब 2L। कितनी हो जाएगी, v अपॉन 2L या फिर v अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक में क्या हो रहा है, अपन सिर्फ 3 के लिए निकालेंगे फिर nth कर देंगे। ये है बेटा सेकेंड हार्मोनिक, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। अब इसके अंदर ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। तो सेकेंड हार्मोनिक में 3 नोड्स होंगे और 2 एंटी नोड्स होंगे। अब इसकी लंबाई बताओ तो बेटा, ये λ/2, ये λ/2, कितना हो गया, लैम्डा। तो यहाँ पे आ गया लैम्डा बराबर L, लैम्डा बराबर क्या आ गया, L। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v/L या फिर 2v/2L या फिर 2 ×
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो सेकेंड हार्मोनिक क्या होती है? 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड हार्मोनिक। थर्ड के बाद अपन सीधा कर देंगे nth। तो ये हमारी बन गई थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक के अंदर कितने नोट्स हैं? 4 नोट्स है। और कितने एंटी नोट्स है? 3 एंटी नोट्स है। यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। एल बराबर कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 2l बाई 3। कितना आ जाएगा? 2l बाई 3। और यहाँ पे l बराबर कितना आ जाए? लैम्डा बराबर आ जाएगा 2l बाई 2। कितना आ जाएगा? 2l बाई 2। देखो 2l बाई 1, 2l बाई 2, 2l बाई 3, 2l बाई n, nth हार्मोनिक। ये लिखा हुआ है बेटा सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। अब ये सब चीज़ें कभी एक्चुअली याद कर भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो बेटा इसको ही करते हैं, 3 हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक के बना लिया, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। हम लैम्डा वैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी तो याद हो जाएगी, लैम्डा आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो थर्ड कर लेते हैं बेटा। थर्ड कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा v अपॉन में लैम्डा। लैम्डा कितना है? 2l बाई 3, या फिर 3v बाई 2l, या फिर 3 इंटू v बाई 2l, या फिर 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? v अपॉन में 2l। लास्ट अपन अपना nth वाला फार्मूला निकाल देते हैं। लास्ट फार्मूला निकल गया अपना। फार्मूला किसके लिए? n-1 ओवरटोन और nth हार्मोनिक। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? Fn बराबर n इंटू एफ बराबर NV बाई 2l। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? वेव ऑन अ स्ट्रिंग, उसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट t बाई म्यू। तो फ्रीक्वेंसी हो गई n बाई 2l अंडर रूट t बाई म्यू। आज सिर्फ डेरिवेशन ही चलेगा मेरे को लग रहा है, सही है ना। फर्स्ट हार्मोनिक में क्या आएगा? फंडामेंटल v बाई 2l। सेकेंड में 2v बाई 2l, बहुत ईजी है। थर्ड में 3v बाई 2l। nth में nv बाई 2l। कितना? nv बाई 2l। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा nth में स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? देखो दूसरे वाले में क्या था? 2 लैम्डा थे, पहले में 1 लैम्डा था, तीसरे में 3 लूप्स है तो 3 लैम्डा बाई 2। nth में कितने लूप्स होंगे? n। तो l बराबर n लैम्डा बाई 2, उससे निकल जाएगा, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। v अपॉन में 2l और v बराबर कितना होता है? अंडर रूट t बाई म्यू। जब अपन ओपन आर्गन पाइप पढ़ेंगे सेम nv बाई 2l, एकदम सेम, बस ये नहीं आएगा उसके अंदर, सिर्फ ये आएगा nv बाई 2l। कितना आएगा? nv बाई 2l। ओपन आर्गन पाइप में भी कितना आएगा? nv बाई 2l। जल्दी से कर लीजिए और इसको एज अ क्वेश्चन करिए आप, ठीक है ना, तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। आप इसको सोचना, अरे यार अच्छा 2l हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा एक और बात बेटा, ये एक एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी है? लैम्डा बाई 4। और 2 एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी है? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। कितना हो जाएगा? अगेन लैम्डा बाई 2। हम लिखा देंगे। क्वेश्चंस मेरे ख्याल से कल ही हो पाएंगे। एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से, है ना, आते हैं या तो इससे या डॉपलर इफेक्ट से या बीट से। बीट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, रस्सी को कस दिया गया, है ना, मान लो रस्सी को टाइट कर दिया, रस्सी को टाइट करोगे तो टेंशन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी रस्सी के टेंशन पे डिपेंड कर रहा है। रस्सी में जितना वेट लगाओगे फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ते जाएगा। सोनोमीटर में अपन इसको यूज करेंगे। तो कल पढ़ाई की थी क्या? संडे पढ़ाई की थी क्या? संडे भी नहीं की थी।
अरे तो होली तो सुबह खेला होगा ना। होली में कभी ना कभी लड़ाई तो होती ही होती है। कल शाम को देख रहे थे वो होली खेल रहे हैं, रंग वंग लगा हुआ है, कब दोनों नाच रहे हैं कब लड़ पड़े समझ ही नहीं आया। पहले गले मिल के नाच रहे थे, फिर देखे एक ने एक को पटक दिया है। इंडिया में कुछ प्लेसेस है बहुत फेमस होली के लिए। आई थिंक वहाँ पे अच्छी खेली जाती है, मथुरा पे, वृंदावन में। फिर एक वहाँ पे भी वेस्ट बंगाल के तरफ शांति निकेतन, वहाँ भी अच्छी खेली जाती है। वृंदावन वो उसमें तो मथुरा जाना चाहिए होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। सही है ना। तो थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप्स बनेंगे। अच्छा, अगर 6th ओवरटोन बोला जाएगा तो याद रखना 7th हार्मोनिक की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ना फर्स्ट ओवरटोन नहीं आता, यहाँ फंडामेंटल आ जाता है। फंडामेंटल के बाद फर्स्ट आएगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको आता होता है ना वो भी एग्जामिनेशन में जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। तो चाहता हम निकाल दे तेरे को। चाहता है क्या? अरे तेरे को बोल रहे रे। हाँ, शिवराज के पहले तू चाहता है क्या तेरे को बाहर निकाल दे? फिर ऐसी बेहुदा हरकतें क्यों कर रहे? अब तो हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एक और होता है स्ट्रिंग फिक्स हो लेकिन एक एंड से, और एक एंड पे क्या हो, खुली हो। एकदम सेम फॉर्मूला एज क्लोज ऑर्गन पाइप, एकदम डिट्टो, हूबहू सेम फॉर्मूला, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखे, हाँ नेक्स्ट लिखे, स्ट्रिंग फिक्स्ड at only one end, string fixed at only one end। ब्रैकेट में लिखे सेम फॉर्मूला एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सेम फॉर्मूला एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप भी बिल्कुल आज ही हो जाएगा, है ना, इसके बाद ही तुरंत आ जाइए। अच्छा, अब की बार क्या हो रहा है ना बेटा, स्ट्रिंग केवल एक ही एंड पर क्या है, बंद है, ठीक है ना। इधर देख, सबने लिख लिया ना। तो देखो इसके अंदर फंडामेंटल के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बन गया, ये डायग्राम बनेगा। स्ट्रिंग क्या है, एक तरफ में खुली है और दूसरे में बंद है। तो यहाँ पे बनेगा नोड और यहाँ पे बनेगा एंटी नोड। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। इसके अंदर देखो नोड और एंटी नोड के बीच की लंबाई कितनी होती है, λ/4। तो इसके अंदर आ जाएगा L बराबर λ/4, लैम्डा बराबर आ जाएगा 4L, और पहली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/में लैम्डा, V/में 4L। सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारा ऐसे, आप देखोगे ना क्लोज ऑर्गन पाइप में भी बिल्कुल सेम डायग्राम्स बनेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, बस वो पाइप के अंदर होगा। अगर हम ऐसे करके बना देंगे ना तो यही आर्गन पाइप बन जाएगा, एकदम सेम। अभी फिलहाल अपन रस्सी के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए करते हैं, ये नोड और ये एंटी नोड। अब लंबाई देखते हैं, नोड और नोड के बीच में या नोड और नोड के बीच में हटा, ऐसे कर लेते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो λ/4, λ/4, λ/4 कितना हो गया,
3 लैम्डा बाई 4। एल बराबर कितना आ गया 3 लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया बेटा 4L बाई 3। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V अपॉन में लैम्डा 4L बाई 3। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग आ गया, ये कौन सी हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपके सिलेबस में क्लोज ऑर्गन पाइप है, एकदम सेम होता है। तो यही डेरिवेशन करा के उसके अंदर से फॉर्मूला लिख देंगे अपन, ठीक है ना। ये होती है बेटा थर्ड हार्मोनिक। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में या स्ट्रिंग जब एक तरफ से बंद हो, उसके अंदर कभी भी सेकेंड हार्मोनिक फॉर्म नहीं हो सकती। ये क्या है थर्ड हार्मोनिक है, लेकिन ओवरटोन फर्स्ट है। कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट है, लेकिन हार्मोनिक कौन सी है, थर्ड। यहाँ ध्यान देना आप लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, वरना आपसे हो जाएगी मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और बना लेते हैं, 3 के लिए बना लेते हैं। ये 1, ये 2 और ये ऐसा, ये 1, ये 2 और ये ऐसा। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो इसमें L बराबर कितना आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 4। तो इसका लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 4L बाई 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, हाँ 5V बाई 4L। ये कौन सी हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है। यहां ध्यान देना बेटा, वरना आप लोग फिर पछताओगे। सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। अब फॉर्मूला कैसे निकाला जाए बेटा, तो Fn बराबर कितना हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई कितना हो जाएगा ये 4। आप देखो n को 0 पुट कर दो, ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे L भी आएगा ना, n को 0 पुट कर दो कितना आएगा लैम्डा बाई 4L। अब अगर आप n को 1 पुट कर दे तो कहाँ गया रे n, हाँ अगर आप n को 1 पुट कर देते हो तो कितना हो जाएगा 3V बाई 4L। कितना आ जाएगा 3V बाई 4L। n को 1 पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 3V बाई 4L। n को 1 पुट कर दो, फर्स्ट ओवरटोन। फ्रीक्वेंसी कौन सी हो, हार्मोनिक कौन सी होगी, थर्ड। n को एक काम कर 2 पुट कर दे, 2 पुट कर दे, कितना हो गया 5 हो गया, सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। n को 3 पुट कर दे 7th, तो थर्ड ओवरटोन 7th हार्मोनिक, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा है डिफिकल्ट है ना, अपन क्या करें, डिफिकल्ट तो नहीं है, हल्का सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोशिश करो तो हो जाता है। वो वाला तो बहुत इजी है, NV अपॉन में आपका 2L, उसके अंदर अगर आप n को अगर आप 0 रख देते हो तो वो 0 ओवरटोन या फंडामेंटल, अगर आप n को 1 रख देते हो तो वो फर्स्ट ओवरटोन है ना, और हार्मोनिक नहीं, वो पहली हार्मोनिक होगी, ठीक है ना। अगर आप n को 2 रख देते हो तो सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, बस इतना आपको याद रखना है। और इसमें क्या हो जाएगा, पुट n = 1, देन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा 3V बाई क्या, हाँ V आएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3V बाई 4L। इसका मतलब ये है बेटा फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। अगर आप n को 0, अगर आप n को 2 पुट करते हो तो F बराबर कितना आ जाएगा आपका 5V बाई 4L। ये हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक। अगर आप n बराबर 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगा V बाई 4L। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हार्मोनिक और
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर टोन। बस आपको ये वाली पार्ट क्या रखना है, याद रखना है, आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जल्दी करिए इसको। और ये तभी हो सकता है जब आपने अपने हाथ से खुद डेरिवेशन किया हो। अब तो हो गया होगा। इसमें बनता ही नहीं है ना सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक बनने के लिए n को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल होना पड़ेगा। फंडामेंटल सेकेंड हार्मोनिक होने के लिए यहाँ पे 2v/4l होना पड़ता है, सही है ना, लेकिन वो होता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब v/4l। अब जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी ना इसके मल्टीपल्स में होनी पड़ेगी। उसके बाद वाला मल्टीपल जैसे ही आपने निकाला 3v/4l आ गया, इसीलिए वो थर्ड हार्मोनिक होगी। अगर 2v/4l आता है तो डेफिनेटली हम उसको सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं, डेफिनेटली बोलते हैं। चलो हो गया क्या, कुछ बिल्कुल ही बेसिक सवाल, एकदम बेसिक, ठीक है ना। चलो क्या बोले क्या, देखो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है ना। जो ये इनको फर्स्ट टाइम्स पढ़ लेना वो भी कर लेंगे। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस देंगे ना उसके अंदर स्प्रिंग दोनों तरफ से बंद है। एक तरफ से बंद ये वाला आईआईटी में आता है, बट इसका डेरिवेशन और क्लोज ऑर्गन पाइप का डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। तो मैंने ये करा दिया, जब हम क्लोज ऑर्गन पाइप आज या कल कराएंगे तो उसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे ओपन ऑर्गन पाइप विदाउट करेक्शन NV/2L, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप विदाउट एंड करेक्शन 2n+1 V/4L। एकदम सब कुछ सेम होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखे
फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ अ स्ट्रिंग। पहला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ अ स्ट्रिंग differ by 54 hertz, differ by 54 hertz, find the fundamental frequency। करना मत अभी, ठीक है ना, find the fundamental frequency। ये आप लोग कर लोगे, मेरे को पता है। एक और क्वेश्चन लिखे बेटा इसके साथ ही, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire fixed at both ends is 1 meter long. A wire fixed at both ends is 1 meter long and has a mass of 36 gram। ठीक है, one of its oscillation frequency, one of its oscillation frequency is 250 hertz and the next one is 300 hertz। Number A, question number A, which harmonics do this frequency represent? Which harmonics do this frequency represent? Question number 2, find the tension in the string। चलो करिए। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन थोड़ा इजी है, एक क्वेश्चन अच्छा है। फ्राइडे खत्म कर देंगे ये चैप्टर। पहले वाले का आंसर कितना आया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्ज। सेकेंड वाला करिए, पहला वाला आया क्या बेटा 18? आ जाएगा, देख करना। क्या क्वेश्चन है, फिफ्थ और कितना, 3√10। ठीक है, अरे बात मत कर, बात मत कर। वैसे अब हम बहुत पीछे चल रहे हैं, नेक्स्ट वीक तक खत्म करना ही है, वरना नहीं हो पाएगा सिलेबस। कर लिए क्या? अच्छा चलो पहला वाला करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देंगे ना आपको। आइए पहला वाला करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पांचवे और दूसरे, बस इधर देखो, फिफ्थ और सेकेंड हार्मोनिक के बीच का डिफरेंस कितना है? कितना है रे? कितना है? 54। तो मान लेते हैं कि F इक्वल्स टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी इसके मल्टीप्लर में होगी। फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 5F और सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2F। इन दोनों का डिफरेंस 54 दिया हुआ है, तो 3F बराबर 54, F बराबर 18 हर्ट्ज। आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आया ना? फिफ्थ हार्मोनिक मतलब क्या होता है? फंडामेंटल के 5 गुणा होगी वो,
सेकंड हार्मोनिक मतलब है फंडामेंटल के 2 गुना होगी। और ये जो स्ट्रिंग है ना, ये दोनों तरफ से बंद है क्योंकि इसके अंदर सेकंड हार्मोनिक आ रही है, और सेकंड हार्मोनिक कभी भी उसके अंदर आ ही नहीं सकती है, ठीक है ना। वैसे आपके सिलेबस में यही है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक वायर है जो दोनों एंड से बंधी हुई है, ठीक है। इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो 250 हर्ट्ज है और कितना है 30 हर्ट्ज है, ठीक है ना। 250 और 40 अपन मान लेते हैं फंडामेंटल कितनी है n फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। इसका मतलब 250 बराबर हो जाएगा n इंटू फंडामेंटल, और उसके बाद वाला कौन सा है 300 हर्ट्ज है, 300 बराबर हो जाएगा n+1 इंटू एफ। ऐसा बेटा एक ही जगह में हो सकता है, आपको पता है 50 में हो सकता है, अपन सॉल्व भी नहीं करेंगे। 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 6 300। अगर आप इनका रेशियो निकालोगे ना, अगर आप 250 बाई 300 करोगे तो ये कितना आएगा 5/6। अगर आप इन दोनों का भी रेशियो निकालोगे तो ये आएगा n/n+1। अगर आप इनका भी रेशियो निकालते हो तो 250/300 बराबर कितना आता है n/n+1। तो यही होगा n/n+1। तो आपका कॉमन सेंस ये कह देगा कि भाई ये 5 है और ये 5 + 1 6 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल है वो तो हो जाएगा 50 हर्ट्ज का, और 250 वाली है 5th हार्मोनिक, ये हो गया आपका 250 हर्ट्ज, और ये है 6th हार्मोनिक, ये है आपका 300 हर्ट्ज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर कि ये 50 क्यों हुआ, ठीक है ना। आप बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हो ना कि अगर ये है ये n+1 है तो इसको क्या होना पड़ेगा 5, और इसको क्या होना पड़ेगा 5 + 1 6। तो ये 5वां हार्मोनिक है और ये 6ठा हार्मोनिक है, तो इसका फंडामेंटल कितना आ जाएगा 50 ही होगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि टेंशन कितना है, ठीक है ना। अच्छा, फंडामेंटल कितना है बेटा 50 है। क्या आपको फंडामेंटल याद है, फंडामेंटल होता है V/12। मैंने गलत लिखा है क्या, यही होता है ना फंडामेंटल V/12। अब देखो फंडामेंटल है 50, ये है 1/12, और वेलोसिटी स्ट्रिंग में क्या होती है T/μ। गलत तो नहीं लिखे ना, मेरे को यही टेंशन निकालना है। बताइए स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है 1, तो ये बेकार है क्या मेरे लिए। ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसका मास कितना है 36 ग्राम, और लेंथ 1 मीटर है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 50 बराबर हो गया 1/, तो 50 इंटू 2 100, 100 बराबर हो गया है √ टेंशन इंटू 1000/36। तो ये हो गया है 100 इंटू 100 बराबर टेंशन इंटू 1000/36। गलत लिखा है क्या मैंने, तो टेंशन कितना आ गया 360 न्यूटन। आया था क्या किसी का, कर लो। अरे तू होली का रंग मिला के लेके आए क्या इसके अंदर, अल्कोहल है क्या, कौन सी इथाइल अल्कोहल की मिथाइल वाला, जल्दी कर लीजिए। अच्छा जल्दी कर लीजिए, बस एक का ही आया क्या, अरे आना चाहिए था सबका। अरे बस शांत, अरे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी था। अच्छा अगर आपने इसको रूट करके किया होगा तो दिक्कत आ जाएगी। क्या ज़रूरत है भाई, जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्यों रूट करेंगे हम लोग। वो एवापोरेट हो जाएगा, है ना, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी ना। आगे बढ़ते एक और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन की तरफ।
लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़े क्या? देखना डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ओवर कर दोगे जो हम बोलेंगे अभी। लिखिए, अब लिखो, अ स्ट्रिंग ऑन अ स्ट्रेस्ड वायर, अ स्ट्रिंग ऑन अ स्ट्रेस्ड वायर is oscillating in third overtone. A string in a stressed wire is oscillating in third overtone. थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या होगा? कितनी फ्रीक्वेंसी? तो कितने लूप्स बनेंगे? 4। तो लंबाई कितनी होगी स्ट्रिंग की? 4 बार लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 2L, है ना? 2 लैम्डा, सही है ना? नहीं आया, नहीं दिखा, ऐसे करके 4 लूप्स बन जाएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखिए, लिखो, द इक्वेशन ऑफ द वेव इज, द इक्वेशन ऑफ द वेव इज y इक्वल्स टू, है ना? रुको, लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू a साइंस, ये देखो लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू a साइन 6 पाई x cos 20 पाई t, वेयर x इज इन मीटर, तो मीटर में आंसर आएगा, वेयर x इज इन मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक बिल्कुल फंडामेंटल और बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आप इसका आंसर लूप बना के ही करिएगा, ठीक है? कॉपी में लूप बना के करना है इसका आंसर, डायरेक्टली मत करना। अब यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, इक्वेशन दिया हुआ ना, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। फ्रैक्शन में थे, फ्रैक्शन में 1/2, नहीं यार 1/2 तो नहीं है, 2/3 आएगा इसका आंसर, 1/2 नहीं है। अभी भी नहीं आ रहा क्या बेटा? सही आंसर है 2/3, 2/3 आया क्या? 3/5 कैसे लेके आ रही है? आ गया 2/3, आ जाएगा ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल है। y इक्वल्स टू a साइन kx कॉस ओमेगा टी, आप इससे सब निकाल सकते हो, इसका ओमेगा निकाल सकते हो, इसका आप इससे ये भी निकाल सकते हो कि दो ऐसी कौन सी वेव्स होगी जिसके कारण ये बनी है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। k बराबर कितना होता है? 2 पाई लैम्डा, लैम्डा बराबर कितना हो गया? 2 पाई k, तो 2 पाई k कितना यहाँ पे? 6 पाई, सही है ना? तो यह आ गया है 1/3। क्या लैम्डा 1/3 आपका है क्या? सही, यहाँ तक आ गया था। अब इसके बाद तो बहुत इजी है, कौन सा है? थर्ड ओवरटोन है, मतलब ऐसे 4 लूप्स बनेंगे। थर्ड ओवरटोन है मतलब 4 हार्मोनिक बनेगी, 4 हार्मोनिक्स बनेंगे, 4 बनेंगे, तो λ/2 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 λ/2, तो L इक्वल्स टू 4 λ/2, बस खत्म हो गया। L इक्वल्स टू 4, लैम्डा कितना है? 4/2 इंटू लैम्डा, लैम्डा है 1/3, तो L बराबर कितना आ गया? 2/3 मीटर। इसमें 5 कहाँ से आ रहा है? 2n + 1 रखा है क्या?
एक और करते हैं फंडामेंटल, अगर टाइम परमिट करता है तो। चलो टाइम नहीं है ना, ठीक है एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं एज अ होमवर्क। करें क्या? एकदम इजी क्वेश्चन लिखे। लिखो टू स्ट्रेस्ड वायर्स, पहले क्वेश्चन लिखे, टू स्ट्रेस्ड वायर्स have same tension and same mass per unit length. Two stressed wire have same tension and same mass per unit length. Full stop. Fifth overtone of the first wire, fifth overtone of the first wire is equal to second harmonic of second wire. Second harmonic of second wire. फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ्स, कल करके रखना। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ्स। टेंशन सेम है, म्यू सेम है, तो लेंथ ही अलग होगा ना, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी।